हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन ऑन एनर्जी ऑफ एन एटम। किसी एटम की एनर्जी के ऊपर न्यूक्लियर के मोशन का इफेक्ट क्या जाता है, रेडियस और एनर्जी कैसे वेरी करती हैं, उन सब के बारे में बात किया था। आज की क्लास लास्ट क्लास होगी बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक कोलिजन, जो कि मेन पॉइंट्स होंगे हमारे। साथ में रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एमिशन ऑफ फोटोन। फोटोन जब एमिट होता है हाइड्रोजन एटम से, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकाल सकते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक थियरी, और इन सब के ऊपर बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं एटॉमिक कोलिजन क्या होता है। तो एग्जांपल देखो, ऐसे मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ ये बन गए हमारे पास दो एटम। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये एटॉमिक कोलिजन होता क्या है और इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो, मान लो हमारे पास यहां कहीं पर ये दो केस हम ले रहे हैं, डिफरेंट केसेस हैं। मान लो हम ये केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर केस सेकंड की बात कर रहे हैं, केस सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। पहला केस ये है, दूसरा केस वो है। मान लेते हैं कि यहां कहीं पर एक फोटोन है, यहां पर लिखना चाहो तो 1 लिख दो, ये 2 लिख दो एनर्जी लेवल से ना, तो 2 हो गया, ये एनर्जी लेवल 3 हो गया। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है, यहां पर जिसको -13.6 लिखा जाता है, उसमें है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या यहां पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें। अब मान लेते हैं ये आकर के कोई फोटोन आकर के इसके ऊपर गिरता है, कोई फोटोन आकर के गिरता है, ये कोई फोटोन आकर के इसके ऊपर गिरता है, फोटोन, फोटोन, ये फोटोन आकर के इसके ऊपर गिरा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि फोटोन के पास एनर्जी है 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी है इस फोटोन के पास। ठीक है, बढ़िया से समझना ध्यान से। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से या इस कक्षा से इस कक्षा में जा सकता है। ठीक है, n = 1 से n = 2 में जा सकता है, n = 1 से n = 3 में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, एंड सो ऑन, किसी में भी जा सकता है। लेकिन एनर्जी कितनी चाहिए होगी, तो ये होता है -13.6 -3.4, ये इस बीच का गैप कितना होता है, बिल्कुल सही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये गैप कितना होता है, तो ये होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये गैप पता होने चाहिए, नहीं पता तो निकाल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी तो पता ही सबकी, डिफरेंस निकालना है। तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन को पहले से दूसरे में जाना होगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, पहले से तीसरे में जाना होगा तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। लेकिन यहां पर जो फोटोन है उसके पास एनर्जी है 10.3, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी है। तो फोटोन क्या करता है, या कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ये 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के चला जाता है। फोटोन के साथ ऐसा हुआ, मतलब फोटोन एब्जॉर्ब वही होगा जो इनके बीच का एनर्जी गैप रखेगा। अगर इससे कम या ज्यादा का एनर्जी गैप रखेगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, सेम रखना चाहिए। लेकिन दूसरा केस इस तरह का हो सकता है, मान लेते हैं कि यहां पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके ऊपर फोटोन आकर के गिरता है, यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन आकर के गिरता है, इसके ऊपर सीधा इलेक्ट्रॉन आकर के गिरता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आकर के गिरेगा, यहां पर नंबर लिख दो, n = 1 है, ये n = में 2 है, ये n = में क्या है, 3 है। तो जब ये आकर के यहां गिरेगा, तो सुनना ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन आकर के यहां पर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास मान लेते हैं सेम एनर्जी कितनी है, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
ये यहां से पहले से दूसरे में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी ले लेगा और वापस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। ये होता है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। मतलब यही कि फोटोन अगर एब्जॉर्ब होता है या फोटोन एमिट होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था, तो वो डिफरेंट एनर्जी गैप्स के बीच में जो पर्टिकुलर वैल्यूज होती है उन्हीं को ले सकता है। यहां पर भी सेम वही कि फोटोन आकर के गिरा तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकता है 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में करवा सकता है एक्साइट। लेकिन अगर एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी रखता है तब, अगर कम या ज्यादा रखता है तो फिर एक्साइट नहीं करवा सकता। यहां पर सेम अगर इलेक्ट्रॉन आकर के गिरता है, इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आकर के गिरेगा यहां पर तो क्या लिख सकते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां आकर के गिरेगा तो 10.3 एनर्जी रखता है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहिए 10.2, उसने ले लिया 10.2, बाकी की बची एनर्जी 0.1 काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को और ये आगे चला जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है फोटोन की वजह से एक्साइटेशन, और ये होता है कोई पार्टिकल अगर इसके ऊपर आकर के कोलाइड करता है जिसकी एनर्जी है कुछ, तो उसकी वजह से एक्साइटेशन में ये डिफरेंस होता है। लेकिन याद रखना, यहां पर सब कुछ डिस्कस करेंगे, याद यहां ये रखना कि जब कभी भी इस तरह से एक्साइटेशन होता है तो उस केस में कुछ चीजें याद रखी जाती, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम लिया जाता है। तो ये बोल सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली काइनेटिक एनर्जी of electron is considered। ठीक है, और यहां पर लिखना होगा तो लिख देना मोमेंटम is just negligible। मोमेंटम जो होता है वो नेग्लिजिबल रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आकर के कोलाइड करता है ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हम यहां पर क्या करेंगे, केवल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ली जाएगी, उसका मोमेंटम हम कंसीडर नहीं करेंगे मास बहुत कम होने की वजह से। तो मतलब यह है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आपसे कहा गया कि ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, और ये बोला जाता है आपसे कि यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ आता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, ये है इलेक्ट्रॉन, मास है m, एनर्जी इसके पास मान लेते हैं ये है 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी है। अब ये बोला जाता है कि यहां से ये कहां पर जा सकता है, तो इन दोनों के बीच के गैप को ये कवर करेगा। इनके बीच की एनर्जी कितनी होती है, तो यहां पर एनर्जी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन जब दोबारा वापस से बाहर निकलेगा इस एटम से, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, बिल्कुल सही 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्साइटेशन होता है, इन दैट केस क्या होगा, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में जाने के लिए जिसमें वो जा सकता है, वो उतनी एनर्जी ले लेगा, बाकी की बची हुई एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। ठीक, बढ़िया। लेकिन ये तो हो गया सिंपल केस की सिंपल, ये जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा जितनी एनर्जी चाहिए उसने ले लिया, बाकी की एनर्जी बची उसी को दे दिया और उसके आगे निकल गया, एक्साइट करवा दिया एटम को। लेकिन अगर कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल या कोई ऐसा सिंपल पार्टिकल हो जिसके पास कुछ मास हो, नेग्लिजिबल मास ना हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर या हाइड्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जगह पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर दिया जाए, तो उनके तो मास कंपैरेबल होते हैं, और मास अगर कंपैरेबल होंगे तो उस केस में जो एटॉमिक कोलिजन होगा उसके भी डिफरेंट केसेस बनेंगे, फिर वहां पर मोमेंटम हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आओ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक न्यूट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक है, और इसकी स्पीड u है मान लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी k दे रखी है। क्या है ये, न्यूट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी इसकी k है, k काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, सामने यहां पर एक हाइड्रोजन एटम है, H एटम है,
और ये किस में है, ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड नहीं है, ग्राउंड स्टेट में है ये, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है। तो अब ये सोचो, ये दोनों तो कंपेरेबल मास के होते हैं, तो इसका मास m तो इसका भी मास हम कैपिटल M या स्मॉल m जो भी मान रहे हैं तो मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का न्यूट्रॉन अगर आएगा तो इसका मोमेंटम भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा और इसकी एनर्जी भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। अब ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को n = 1 से 2 में, 3 में, किसी में भी ले जा सकता है। तो इन दोनों के कोलिजन जब होंगे तो मैक्सिमम जो लॉस होगा एनर्जी का वो कितना हो सकता है, इसके बारे में बात करनी है। तो यहां पर मान लीजिए कि ये है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करें तो यहां पर हम मानेंगे फॉर मैक्सिमम एनर्जी लॉस। याद होगा मैक्सिमम एनर्जी लॉस कब होता है, तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जब दोनों पार्टिकल आते हैं और एक दूसरे में स्टिक हो जाते हैं और उसके बाद में एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगते हैं। सपोज मान लेते हैं वो u कॉमन है, u कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे, तो इसका मास क्या हो जाएगा, m और m, ये हो जाएगा 2m, तो 2m मास हो गया और इससे चलने लगे। अब u जो कॉमन वेलोसिटी है वो निकालना बहुत इजी, कैसे, तो आओ मैकेनिक्स से बात करते हैं। तो मैकेनिक्स लगाओ इसके ऊपर। तो मैकेनिक्स क्या कहती है, मैकेनिक्स कहती है मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा जब कोलिजन कैसा हो, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। तो देख लेते हैं कितना होगा एनर्जी लॉस। तो सबसे पहले देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसा लिखते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ तो कहोगे इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, प्लस में इसका तो 0 था, ये रेस्ट पर था, रेस्ट, या पूरा ऐसे लिख दूं, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में ये रेस्ट पर था, ठीक। तो ये 0 हो गया और ये अब क्या हो गया, तो 2m हो गया और ये हो गया u कॉमन। तो अब बोलो m से देखो m कैंसिल हो गया, तो यहां से जो u कॉमन वेलोसिटी इनकी आई वो कितनी आ गई, u डिवाइडेड बाई में 2 आ गई। बढ़िया है। तो यहां पर अगर हम एनर्जी लिखें तो एनर्जी क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो बोलेंगे हाफ m u स्क्वायर हो जाएगी। सही है, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए k है क्योंकि इसको k माना गया है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कहेंगे हाफ m हो गया 2m के बराबर, और कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं वो है u स्क्वायर बाई 4 से, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया m u स्क्वायर बाई 4, और देखो ये m यहां पर देखो m u स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया k बाई 2, एक मिनट, ये k बाई 2 आ गया, ठीक है। तो m u स्क्वायर बाई 4 को k बाई 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की अगर k थी तो मैक्सिमम एनर्जी का लॉस जो होगा वो k बाई 2 का हो सकता है इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, बढ़िया है। अब हमें बात करनी है, ये तो हो गया मैकेनिक्स से, फिर कहां से बात कर सकते हैं, तो हम यहां लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स। यहां पर एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ध्यान से सुनना। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जो एनर्जी लॉस ये हो रहा है, ये एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में नहीं डेसिपेट होता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन एटम के साथ कोलिजन देखेंगे तो उसमें कोई भी लैटिस का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और लैटिस का अगर डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई एनर्जी हीट के फॉर्म में लाइब्रेट होगी नहीं, और अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में लाइब्रेट नहीं होगी तो कहां जाएगी, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जाएगी। तो यहां पर कह सकते हैं एटॉमिक कोलिजन में, एटॉमिक कोलिजन की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, नो हीट लॉस, नो हीट लॉस, ठीक है, या फिर लिख सकते हो नो लैटिस डिफॉर्मेशन, नो लैटिस डिफॉर्मेशन, लैटिस का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस is used to excite एटम, एटम को एक्साइट करने में एनर्जी लॉस जो होगा वो काम में लिया जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। तो अब हम यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स लगाएंगे।
और देखेंगे क्या निकल के आने वाली हैं चीजें। तो यहां अगर क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं तो यहां से एनर्जी लॉस क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कि एनर्जी लेवल बना दो, तो हमने बना दिया। पहला एनर्जी लेवल हो गया, दूसरा एनर्जी लेवल हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इसी तरह से एनर्जी लेवल बनते चले जाएंगे। तो इसकी एनर्जी होती है n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू में 3 है, n इज इक्वल टू में 4 है। इसकी एनर्जी देखो, इसकी होती -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत अच्छा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के काम आएगी, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां है, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन सपोज अगर यहां है तो वो यहां से यहां जा सकता है, ठीक है, यहां से यहां जा सकता है, या यहां से यहां जा सकता है, ठीक। तो अब देखना, यहां से यहां जा सकता है, तो ये कौन कौन से एनर्जी के गैप हैं, तो ये वाला गैप होता है 10.2 का, या अलग से लिख लो, ये गैप कितना होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया। और ये कितना आएगा, तो ये 13.6 है, 13.6 माइनस ये बन जाएगा 1.51, 12.09, तो ये वाला गैप है 12.09, और ये वाला जो गैप होगा वो कितना होगा, तो ये लिख देते हैं 13.6 माइनस 0.85, ये आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट। बढ़िया है, बढ़िया। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को दो में ले जा सकते हैं, 3 में, 4 में, 5 में, किसी में भी ले जा सकते हैं। तो यहां पर जो एनर्जी लॉस होंगे वो और आएंगे, और यहां पर जो एनर्जी लॉस होगा वो कुछ इस तरह का आएगा, 0 से लगा करके k/2 तक का कोई भी एनर्जी लॉस हो सकता है, ठीक। तो यहां पर हमने कहा एनर्जी लॉस जो यहां मैकेनिक्स से आया, मैकेनिक्स से आया कि 0 से लगा करके k/2 का कुछ भी एनर्जी लॉस हो सकता है। 0 का एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा, बिल्कुल सही, इलास्टिक कोलिजन होगा, या परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। और अगर k/2 हुआ तो क्या होगा, तो कहोगे k/2 हुआ तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। ये भी ठीक है, ये भी समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर इनके बीच में कोई एनर्जी हो गई तो इनके बीच में एनर्जी लॉस होगा, तो ना 0 है ना मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये होगा पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। बेहतरीन। अब हमें करना क्या है, यहां पर जो एनर्जी लॉस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो यहां पर आप कहेंगे एनर्जी लॉस हो सकता है 10.2, या फिर ऐसे लिख दो, यहां पर 0 जहां पर है वहीं रहे, या फिर हो सकता है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, या फिर हो सकता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हो सकता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन। ये कर्ली ब्रैकेट लगा है, ये कर्ली ब्रैकेट ये बताता है कि केवल यही नंबर पॉसिबल है, केवल यही एनर्जी गैप पॉसिबल है, और ये बताता है कि 0 से लगा करके k/2 में इंक्लूडिंग 0 एंड k/2 कोई भी नंबर पॉसिबल है। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कभी ये एटॉमिक कोलिजन होगा न्यूट्रॉन के लिए, तो इस तरह से हम चीजों को डील किया करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां आपसे कहा गया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल में ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन दे रखी है, वो लगभग में, एक मिनट रुकना, इसकी लगभग एनर्जी ले लेते हैं। सपोज ये एनर्जी गैप मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां एक न्यूट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जाता है एक हाइड्रोजन एटम के साथ, H एटम के साथ में कोलाइड करता है। तो पूछा ये गया है कि टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या होगा,
टाइप ऑफ कोलिजन विल बी, टाइप ऑफ कोलिजन विल बी, टाइप ऑफ कोलिजन कैसा होगा? तो ये बताने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले यहां से देख सकते हैं कि जब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम से टकराता है, एम मास दोनों का होता है, तो इसमें एनर्जी लॉस 0 से लगा करके k/2 तक का हो सकता है। ये क्या है? एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस, ये कोई भी एनर्जी लॉस हो सकता है। तो 0 से k/2 का मतलब 0 से लगा करके k/2 तो हो जाएगा देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लॉस कुछ भी हो सकता है, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। ये तो आ गया मैकेनिक्स से, ये क्लासिकल मैकेनिक्स हमें बताती है, मैकेनिक्स। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो वो क्या बताती है? वो कहती है एनर्जी लॉस केवल यही पॉसिबल है। क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या बताती है हमें? ये बताती है एनर्जी गैप पॉसिबल 0, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। केवल यही गैप पॉसिबल है। तो अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? बिल्कुल सही पहचाना। यहां पर 0 और 5 इंक्लूडिंग 0 एंड 5, वहां पर 0, 10.2 तो आगे के कोई मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू इज 0 या कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखो। 0 के बराबर है और 0 के बराबर होगा तो यहां पर कोलिजन कैसा होगा? बिल्कुल सही, ये कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इस तरह परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम एनर्जी 10 पॉइंट मतलब केवल 5 इलेक्ट्रोवोल्ट दे सकता है। तो अगर ये केवल 5 इलेक्ट्रोवोल्ट दे सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 5 से ज्यादा दे ही नहीं सकता एनर्जी कोलिजन में, और हमें चाहिए 10.2 कम से कम पहली बार एक्साइट करवाने के लिए, वो उतनी है नहीं। तो इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन होगा, कोई एनर्जी ये नहीं देगा। एक और क्वेश्चन ये हो सकता है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कर दी गई, अब ये 20.4 इलेक्ट्रोवोल्ट इतनी एनर्जी कर दी गई, 20.4 इलेक्ट्रोवोल्ट इतनी एनर्जी कर दी गई। तो अब अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस क्या होगा? तो वो लॉस के बारे में आप बताएंगे कि ये 0 से लगा करके इसका आधा क्या होगा? तो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट कुछ भी हो सकता है। और यहां पर जो लॉस, ये तो आया मैकेनिक्स से, यहां पर जो लॉस हो सकता है वो इनमें या फिर इनमें हो सकता है। तो यहां से क्या आएगा? या तो 0 हो सकता है, या 10.2 हो सकता है, या 12.09 हो सकता है, या फिर 12.75 हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब इनमें कॉमन क्या है देख के बताओ। तो कॉमन ये देखो 0 और 0 कॉमन हो गए, इसका मतलब ऐसा हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। लेकिन अगर ये देखा जाए 10.2 है, 10.2 है, पूरा का पूरा यहां पर यूज कर लिया जाए तो ये होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अब समझ में आने लगे होंगे। तो जब भी कभी न्यूट्रॉन आकर के टकराएगा तो एनर्जी लॉस जो होंगे, एक बार आप क्लासिकल मैकेनिक्स से निकालेंगे, उसके बाद आप यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स से निकालेंगे, फिर जो भी वैल्यू मैच करेंगी वो टाइप के कोलिजन पॉसिबल हैं। और उसके बाद में अगर देखा जाए फर्दर, तो उसके बाद में अगर हम देखेंगे कि और इसके अलावा कोई से कोलिजन पॉसिबल है, तो एनर्जी अगर रिक्वायर्ड जितनी चाहिए उतनी है तब तो यहां पर एक्साइटेशन होगा, अदरवाइज एक्साइटेशन नहीं होगा। आओ क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें करते हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है कि ए न्यूट्रॉन विच इज गोइंग टू कोलाइड हेड ऑन स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम हैज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 24.5। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? तो ये 24.5 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा है। तो एनर्जी लॉस क्या हो सकता है? अभी निकाला। एनर्जी लॉस कितना हो सकता है? तो एनर्जी लॉस हो सकता है 0 या फिर इसका आधा। इसका आधा हो जाएगा ये 12 और ये हो जाएगा यहां पर 2 और 5, ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट होगा ऐसा, ठीक है, 12.25, ठीक, ये हो गया। और अगर एनर्जी लॉस लिखा जाए क्वांटम से, तो क्वांटम बताती है एनर्जी लॉस हो सकता है
कितना 0 हो सकता है, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट हो सकता है, 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट हो सकता है, या फिर बोला जा सकता है कि ये 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट हो सकता है, एंड सो ऑन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब आप बताएंगे इसमें कौन कौन से एनर्जी गैप हो सकते हैं, कहा डिस्कस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन, कौन कौन से कोलिजन पॉसिबल हैं। ठीक है, यहां पर 24.5 है, नहीं 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 नहीं, रुकना रुकना रुकना, 24.5 ठीक है, 24.5 ठीक है, यही आया, सही है। अब हमें बताना है डिस्कस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन, कोलिजन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो एक तो हो सकता है 0-0 का, 0 वाली, 0 एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 0। एनर्जी लॉस अगर 0 होगा, ये कॉमन आ रहा है, तो ये होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बढ़िया, आगे क्या बोला है, आगे बोला जाता है कि ये देखो कितना लिखा गया है 12.25, ठीक है, तो उसमें ये वाला आएगा, बिल्कुल आएगा, सही है। क्या इसमें ये आएगा, हां बिल्कुल आएगा, ये नहीं आएगा। तो जब ये वाला कोलिजन होगा या ये वाला कोलिजन होगा, तो ये होंगे पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये कोलिजन कैसे हो जाएंगे, परफेक्टली या पार्शियली इनलास्टिक कोलिजन होंगे। और अगर इतना एनर्जी लॉस होता जो कि किसी भी डिफरेंस में नहीं आ रहा है, इतना एनर्जी लॉस, तो इतना एनर्जी लॉस होता तो हम कहते हैं उसे परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होगा, लेकिन ये पार्शियली इनलास्टिक कोलिजन होगा। तो उन्होंने कहा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताओ काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो 24.5, ये टोटल एनर्जी की एनर्जी कहां पर चली जाए, तो ये टोटल एनर्जी अगर चली जाती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, टोटल एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है, ये क्या लिखा है 14.3, मतलब ये देखो ये एनर्जी लॉस कितना है, न्यूट्रॉन किससे कोलाइड किया था, हाइड्रोजन एटम से। यहां पर जो देखो लिखो 14.3 और यहां पर दूसरा लिखा है 14.41 भी दिया गया है। तो ये तो टोटल एनर्जी में चला गया, जितना एनर्जी आ रही थी उसका ये 24.5 जितनी एनर्जी थी पूरी की पूरी, वो पूरी की पूरी एनर्जी अभी है उसकी के पास, क्योंकि 0 वाला हुआ, इसका मतलब कोलिजन कैसा हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। ये एनर्जी कब आएगी, तो एनर्जी ये आएगी, कितनी एनर्जी लेकर के आया, 24.5 एनर्जी लेकर के आया। अब की बार हमने जब ये वाला केस डिस्कस किया तो कितनी एनर्जी इससे ले ली, 10.2 ले ली इसके पास से, तो यहां बन गया 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी बची रह गई। उसके बाद जब इस वाले में आए तो यहां पर ये एनर्जी कितनी लेकर के आया, 24.5, और इससे हमने कितनी एनर्जी ले ली, 12.09 एनर्जी ले ली। तो अब ये कितना बन गया, तो ये बन गया 12.41, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में बन गई। तो डिफरेंट केसेस के अंदर जो बची हुई एनर्जी है ना काइनेटिक एनर्जी, उसको भी यहां पर पूछा गया था, तो वो भी अलग से बता सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबे नहीं होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। ठीक, आगे आओ बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर जगह करवाया जाता है। इन द फिगर व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन कैन बी पॉसिबल, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कह रहे हैं कौन कौन से टाइप के कोलिजन पॉसिबल है। तो लिखो, चलो हेड ऑन कोलिजन हो ही रहा है, यहां पर न्यूट्रॉन है और यहां पर क्या कह रहे हैं, एच एटम एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट। तो एच एटम है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी लॉस होगा वो डायरेक्ट फार्मूले से आएगा जो हम लोगों ने अभी निकाला। एनर्जी लॉस 0 से लगा करके k/2 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर क्वांटम से निकाले तो क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि 0 हो सकता है, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट हो सकता है, 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट हो सकता है, 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। बढ़िया, अब सुनना ध्यान से, यहां पर हमने ये बता दिया कि ऐसा होगा। मान लो केस पहले को डिस्कस करते हैं, ए पॉइंट, K इज इक्वल टू कितना दिया गया, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेहतरीन है, बढ़िया है। तो यहां पर लॉस अगर लिखा जाए तो क्या होगा, लॉस होगा 0 से लगा करके 7 इलेक्ट्रोवोल्ट, बेहतरीन ऐसा होगा। इसको हम ऐसे लिखें, ब्रैकेट गलत लग गया है, ब्रैकेट ये होगा 0 से लगा करके 7 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, इतना हो सकता है। मतलब मिनिमम लॉस 0 होगा, इलास्टिक कोलिजन के लिए मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होगी।
उसमें कोई कॉमन ही नहीं आएगा। इस वाले में कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, केवल 0 कॉमन आ रहा। तो जब ये वाला केस बनेगा तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। बढ़िया है। अब देखो दूसरा क्या है 20.4, तो 20.4 होगा तो K इज इक्वल टू में 20.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो यहां पर 0 से लगा करके 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। अब इसमें दो कोलिजन पॉसिबल है क्योंकि दो वैल्यू मैच कर गई, एक 10.2 मैच कर गया, तो जब ये होगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी किया भी क्वेश्चन ये, लेकिन 0 होगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे 0 होगा तो इलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा, लेकिन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा और इनइलास्टिक कोलिजन भी होगा। अब इसके अलावा 22.12 है ये, तो जब हम सी वाले पॉइंट की बात करते हैं, इधर ही लिख लो सी पॉइंट, तो कह रहे हैं 22 है इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 22 होगा तो यहां से 0 से लगा करके 11 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगी एनर्जी, 0 से 11 इलेक्ट्रोवोल्ट, ब्रैकेट लगा लो ये वाला। तो क्या इसमें कोई है, हाँ बिल्कुल है। तो इसमें कौन कौन से पॉसिबल हैं, एक तो हो गया 0 जो कि पॉसिबल है, एक हो गया 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट पॉसिबल है, बाकी और कोई पॉसिबल है नहीं, 12 वाले नहीं पॉसिबल हैं। तो इसके लिए होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इस वाले के लिए होगा पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। सही है ना, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, बताना है कि 24.8 ये हो, तो 24.18 होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये 0 से लगा करके कहां तक का लॉस करवा सकता है, 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, 24.18 डिवाइडेड बाई 2, हाँ ठीक है, इतने का लॉस करवा सकता है। तो अब इसमें ये देखो 0 हो सकता है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिख देना। यहां पर क्या हो सकता है, तो 12.09 में क्या होगा, इसमें देखो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट भी आ रहा है और 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट भी आ रहा है। तो जब ये होगा तो होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर ये होगा तो इसको लिखा जाएगा पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 12.09 का हो सकता है, और 12.09 का होगा तो इस वाले में 12.09 का लॉस हुआ तो मैक्सिमम लॉस तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, 10.2 का होगा तो उस केस में क्या होगा, पार्शियली होगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आओ देखो आगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां से इसे हटा देते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आपकी बार बदल दिया है क्योंकि फार्मूला जो निकाला था वो लग रहा था, आपकी बदल दिया है। क्या है इसमें, कह रहे ए हीलियम आयन इज एट रेस्ट, हीलियम आयन जो है वो रेस्ट पर है, इस ग्राउंड स्टेट में है। A neutron with its kinetic energy K collides head on with helium ion. Find minimum value of K so that there can be an inelastic collision between these two particles. बहुत बढ़िया। पहले अब यहां पर हमें फार्मूला निकालना पड़ेगा क्योंकि वो M और M के लिए था, ये M और 4M के लिए, तो ऐसे समझो ये M हो गया। ठीक है, इसके पास से काइनेटिक एनर्जी इधर है तो मान लेते हैं इसके पास स्पीड है u, तो हो जाएगा m इंटू यू, प्लस वो इनिशियली रेस्ट पर है तो 0 हो जाएगा, और फाइनली जब दोनों एक साथ चिपक के चलेंगे तो 4m, तो ये हो जाएगा 5m, और इनकी u कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, अब यहां से अगर देखो तो आई थिंक ये m से m कैंसिल हो गया, यहां से u जो कॉमन है वो कितना निकल के आया, u डिवाइडेड बाई में 5 आ जाएगा। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वो कितनी होगी, कहोगे हाफ m u स्क्वायर होगी, जिसको k बोला गया है क्वेश्चन में, और फाइनल कितनी होगी, तो बोलेंगे हाफ m हो जाएगा 5m, क्योंकि देखो 4 और 5 होगा, और u का स्क्वायर तो u स्क्वायर बाई 25 हो जाएगा। बढ़िया है, तो यहां पर ये बन जाएगा, कितना बनेगा, बनेगा 5 से 25 कट जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा m u स्क्वायर डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, यहां पर 10 बन जाएगा। सही है ना, तो 10 को ऐसे लिख दो ना, एक मिनट सॉरी, यहां पर ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू में 5, तो mv स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू k है, तो यहां पर k बाई 5 हो सकता है।
ये हो सकता है। मतलब लॉस अगर देखा जाए तो अब लॉस जो निकल के आया है वो 0 से लगा करके k/5 कुछ भी हो सकता है। ठीक, बढ़िया। अब अगर ये लॉस 0 से लगा करके k/2 तक का, k/5 तक का हो गया, तो अब हमारे पास जो क्वांटम से लॉस निकल के आएगा वो क्या होगा? क्वांटम से जो लॉस निकल के आएगा वो क्या होगा? तो चलो आओ बात करते हैं। n = 1, यहां पर n = 2, यहां पर होगा n = 3, n = 4। अब सुनना ध्यान से, इसकी एनर्जी कितनी होती? तो z² से मल्टीप्लाई कराएंगे, 13.6 इंटू में z², तो ये बन जाएगा 2, तो 4, ये बन जाएगा -54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। दूसरे वाले में क्या होगा? 2 में जाएंगे तो कितना होता है? 3.4 होता है, और मल्टीप्लाई करा दो 4 से, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसके आगे कितना होता है? तो 1.51 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 6.04 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा माइनस में, एंड सो ऑन। बढ़िया। इनके बीच का गैप देखो, इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है तो वो यहां से यहां जा सकता है, तो कितना एनर्जी गैप कवर करना होगा उसे? तो ये 54.4 माइनस करवा दो 13.6, तो ये आ जाएगा 40.8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, ये कितना गैप होगा? तो ये गैप होगा 54.4 और माइनस का 6.04, तो ये हो जाएगा 48.36 एंड सो ऑन। इस तरह से हो सकता है। तो यहां से लॉस आएंगे 0, 40.8 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड 48.36 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड सो ऑन। इस तरह से ये लॉसेस आ जाएंगे। अब इन्होंने कहा क्या है, सुनना। इन्होंने कहा है के की मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे जो कोलिजन हो वो इनइलास्टिक कोलिजन हो। तो इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब यही तो हुआ यहां पर कि पूरी की पूरी एनर्जी का लॉस हो जाए। और मैक्सिमम लॉस कितना होता है? k/5। तो देखो लॉस हो जाएगा k/5 क्वांटम फिजिक्स से, मतलब क्लासिकल फिजिक्स से, मैकेनिक्स से, और क्वांटम मैकेनिक्स से अगर आएंगे तो ये लॉसेस हो सकते हैं। अब सोचेंगे आप कि 0 रखेंगे तो इनइलास्टिक तो होगा नहीं, इलास्टिक हो जाएगा। तो k की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो इनमें से किसी से मैच करवा दो k/5 को, तो सबसे कम वैल्यू रखना, तो इससे मैच करवा दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? 40.5 नहीं 40.8 आएगा। तो इंप्लाइज दैट k = आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा 40.8 मल्टीप्लाई बाई 5। ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसमें 51 ही दे रखा है। सब ठीक है इसमें। 4m एक बार चेक कर लेते हैं, ये है m इंटू यू, यहां पर दोनों जब चिपक जाएंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, u/5। हाफ m u² k है, हाफ m की वैल्यू हो गई अब कितनी? 5m। ठीक है, u² / 25 हो जाएगा। मिसमैच है क्या? ये यहां से m और ये u सही ही है। हाँ तो ठीक है, ये तो हो गया लॉस। ठीक, ये लॉस हो गया। मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम लॉस इतना हो जाएगा तो बचेगी कितनी एनर्जी? ऐसे समझो, मैक्सिमम लॉस कितना हो गया? तो वो k/5 हो गया, तो 4k/5 एनर्जी बची रह गई। वो बची एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देगी। तो अगर एक्साइट करवाएगी तो इसको अगर हम बराबर कर दें 40.8, ठीक लिखा है, तो एक बार माइनस करके देख लो 40.8। ठीक, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? एक मिनट रुकना, 40.8 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 4। ये वैल्यू बन जाएगी 51। एक मिनट यहां पर ऐसे लिख दो, इंप्लाइज दैट लगा करके k की वैल्यू लिख सकते हो 51 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो 51 इलेक्ट्रोवोल्ट अगर एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी, तो उस केस में क्या होगा? परफेक्टली, या कह सकते हो कोलिजन जो होगा इनइलास्टिक कोलिजन होगा, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो k की वैल्यू इससे बड़ी या इसके बराबर हो सकती, इतनी। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं एन हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट इज मूविंग विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के कोलाइड्स हेड ऑन विद हीलियम आयन इन ग्राउंड स्टेट। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन है, m मास ले लेते हैं, यहां पर हीलियम है, उसका 4m मास लिया जाएगा।
ठीक है, एट रेस्ट बट फ्री टू मूव, फ्री टू मूव है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के सो दैट बोथ द पार्टिकल कैन एक्साइट टू देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बात करें तो आई थिंक बेटर होगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो इसे, कुछ चीजें पढ़नी है वो आओ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे करते हैं दोबारा से। यहां पर है ए न्यूट्रॉन विद एन एनर्जी ऑफ 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स इलास्टिकली विद प्रोटॉन एंड इज रिटार्डेड। ठीक है, assuming that upon each collision the neutron is deflected by 45 degree, find the number of collisions which will reduce its energy to 0.23। तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर और ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, होल्ड करो, अभी इनको करते हैं। इधर आओ, पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ एच एटम ऑन एमिशन ऑफ फोटोन, तो ऐसे समझ लो, मान लो यहां पर हमारे पास एक एटम दिया गया है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम की खास बात यह है, ये है एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब n इज इक्वल टू 2 में है, और इलेक्ट्रॉन जाता है n इज इक्वल टू 1 में। बढ़िया है, ये है फिक्स्ड है। ठीक है, नो फ्री टू मूव, या बस ऐसे लिख दो, ये फिक्स्ड है, अपनी जगह पर इसे फिक्स कर रखा है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी का गैप होगा hc/λ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब कभी भी ये जो भी यहां पर फोटोन होगा वो निकलेगा तो फोटोन का मोमेंटम होगा, फोटोन का मोमेंटम होता है h/λ। ये क्या होता है, h/λ, ये फोटोन का मोमेंटम होता है। तो अगर फोटोन का ये मोमेंटम है तो इसका मोमेंटम ये है, और इनिशियली इसके पास कोई मोमेंटम नहीं था, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन यही कहता है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, बाहर लगने वाले फोर्सेस 0 हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये नॉट फ्री टू मूव है तो यहां पर जो वेवलेंथ निकलेगी, वेवलेंथ जो निकलेगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि यहां से यहां जाने में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और ये गैप किसके बराबर हो जाएगा, तो डायरेक्ट hc/λ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम खुद मूव नहीं कर सकता, वो फिक्स है। तो यहां से मान लेते हैं λ1 आ गया। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि सेम हाइड्रोजन एटम हो बट ये फ्री टू मूव हो, ये क्या हो, फ्री टू मूव हो, फ्री टू मूव, और ये n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पर ट्रांजिशन करता है, तो फोटोन एमिट होगा, जाहिर सी बात है। तो यहां से मान लेते हैं यहां पर आया तो फोटोन इसमें से एमिट हुआ, फोटोन, तो कहेंगे फोटोन की एनर्जी हो जाएगी hc/λ। तो इस लैम्डा को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए λ2, कोई दिक्कत नहीं है ना, λ2 मान लिया, तो इसे λ2 मान लिया। अब यहां पर यह बताना है जो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी है वो कहां कहां जाएगी, तो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इसके बीच के गैप की एनर्जी है एनर्जी। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, एक तो जाएगी hc/λ2 में, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितनी गैप है, इतनी है, और उसमें से इतना गैप इसे मिलना चाहिए था, लेकिन हाफ mv² कौन ले जाएगा, तो हाफ mv² ले जाएगा हाइड्रोजन एटम, H एटम लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फ्री टू मूव है, ये निकलेगा तो कुछ ना कुछ मोमेंटम तो आएगा इसके पास भी, हाँ उतना ज्यादा नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में ज्यादा आएगा, लेकिन इसका मास ज्यादा है तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी, कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो देखो यहां की एनर्जी 10.2 में से इतनी एनर्जी ये है यहां से, तो देखो एनर्जी ये इधर जाएगा, जब ऐड होगा तो बढ़ जाएगी। यहां की एनर्जी देखो कम है, यहां की एनर्जी ज्यादा है, यहां की एनर्जी ज्यादा है, ऐसा देखो, ये 10.2 गैप था, ये hc/λ2 में गया, थोड़ा इस फोटोन ने लिया और कुछ एनर्जी इसे मिल गई, दोनों एनर्जी हो गई। इसको इधर ले आओगे तो ये बोलोगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस हाफ mv² जो होगा वो किसके बराबर होगा,
hc बाई लैम्डा 2 के बराबर होगा। अब हमें ये बताओ कि ये दो देखो, ये जो एनर्जी थी वो एनर्जी तो ओवरऑल कम हो गई, पहले 10.2 थी, अब 10.2 में से हाफ mv स्क्वायर कम हो गया। इसका मतलब है एनर्जी कम हुई तो यहां पर लैम्डा जो 2 वाला होगा ये बढ़ जाएगा और लैम्डा 1 वाला होगा वो कम हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी भी हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन का जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा हो, एक्साइटेशन हो रहा हो, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाकर के वापस आता है, तो जब वो वापस लौटता है उस केस में इसके पास कुछ रिक्वायर्ड वेलोसिटी आती है, उसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ एक एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं इधर इस साइड। क्वेश्चन दिया गया है, सुनना। एग्जाम्पल है एक, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि यहां पर मान लीजिए कि एक कोई हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ये n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में एक इलेक्ट्रॉन को भेजता है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी कितनी होगी, तो होगी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। और ये एनर्जी कहां जाएगी, तो ये एनर्जी जाएगी, एक तो जाएगी hc अपॉन लैम्डा फोटोन को निकालने में, और साथ में कहां जाएगी, तो हाफ m v स्क्वायर। ये क्या है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ एच एटम, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ एच एटम। वैसे वह बहुत ज्यादा नहीं होगी बट होगी, कुछ ना कुछ होगी, निकालनी है इसे। तो एक तो यहां से फार्मूला हमारे पास ये बन गया कि यहां 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट hc बाई लैम्डा प्लस हाफ mv स्क्वायर हो गया। ये तो है एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। और अगर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगाई जाए तो क्या लिखेंगे, h बाई लैम्डा होता है मोमेंटम, और इसको किसके बराबर लिखा जाएगा, m इंटू में v के बराबर। दोनों के मोमेंटम बराबर करने होंगे, अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। तो यहां से h बाई लैम्डा यहां रख दो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू में h बाई लैम्डा की जगह क्या लिखा जा सकता है, एम वी इंटू में c हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। हमें v की वैल्यू निकालनी तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन जाएगा 20.4 इलेक्ट्रोवोल्ट और इज इक्वल टू में 2 एम वी इंटू में c, और प्लस में बन जाएगा एम वी स्क्वायर। देखो क्वाड्रेटिक बन गई, कोई बड़ा इशू नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर प्लस 2 एम सी इंटू में वी, और यहां पर क्या बन जाएगा, तो माइनस 20.4 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा, v इज इक्वल टू आएगा माइनस बी, तो माइनस 2 एम सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू में आ जाएगा c, तो c की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस, तो ये 20.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, और होल डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, 2 इंटू में a, तो बन जाएगा यहां पर m। सही है। देखो m और m हर जगह से कैंसिल हो रहे हैं तो करवा दो, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, और देखो 4 भी कॉमन मिलके 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर माइनस c बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 4 चला गया, m चला गया, तो यहां पर बच जाएगा c स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या लिख सकते हैं इसे, तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं 4m, ये हो ही गया, तो इसको लिख सकते हैं 20.4 इंटू में यहां पर लिखा जा सकता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये एनर्जी हो गई जूल में, और डिवाइडेड बाय में यहां 2m, तो कुछ अब बचा ही नहीं, ठीक है, 2m हो गया कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस सी प्लस माइनस, एक काम करो c स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो c बाहर चला आएगा, और यहां क्या बन जाएगा, तो यहां बनेगा 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 20.4 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और होल डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 का 16 बन जाएगा, और इसकी होल पावर क्या लिखी जा सकती है, 1/2। अब ये ध्यान से देखो,
यहां पर ये 1 बचा था ना, और तो ये सी स्क्वायर इसके नीचे जाएगा केवल, यहां पर सी केवल इसके नीचे जाएगा इधर वाली वैल्यू की। तो देखो यहां पर लिखा -19, ये वैल्यू काफी ज्यादा है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दो। क्या होता है, 1 प्लस एक्स लिखा गया हो, पावर n हो, तो इसे 1 प्लस n इंटू में x लिखा जा सकता है इफ मॉड x 1 से काफी छोटा हो। तो लगा दें, लगाओ। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इधर आओ नए पेज पर बात कर लेते हैं, है जगह, हाँ है। तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस सी प्लस में वहां पर बन जाएगा ब्रैकेट c लिख लो पहले, इधर वाला भी ब्रैकेट 1 प्लस वो 1/2 कर देंगे तो 10.2 हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं 10.2 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई में 9 इंटू 10 टू द पावर 16। ये बन गया, बढ़िया है। सॉल्व कर दो इसे, तो v इज इक्वल टू माइनस सी प्लस सी, ये तो हो गया जाकर के 0। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा c इंटू में 10.2 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा, यहां पर ये c स्क्वायर है तो एक c से एक c को काट दो, यहां c बच जाएगा तो ये 10.2 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में c तो 9 इंटू 10 टू द पावर 8 बनेगा। 8 क्यों, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बनेगा। स्क्वायर तो है नहीं, इस बार नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आएगा, यहां से वैल्यू मिलेगी 10.2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 और जो भी आएगा इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये वैल्यू मिलेगी, कुछ कैंसिल गड़बड़ तो नहीं हुआ है, एक बार फिर से चेक कर लो। h बाई लैम्डा m इंटू वी के बराबर में होगा, तो h बाई लैम्डा की वैल्यू m इंटू वी रख दिया, 80 हो गया, ये ठीक है। ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 यहां हो गया, ठीक है। एम वी स्क्वायर 2mc, तो 2mc हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4a और ये हो जाएगा c 1020.4, ठीक है। 2m से 2m कैंसिल हो गया, यहां पर ये वैल्यू निकल के आई और यहां पर ये आ गया है, ठीक। यहां पर मास का क्या सीन है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा ठीक करना, मास वाले में दिक्कत हो रही है यहां। ये देखो यहां पर ये m से m कैंसिल होगा, m स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो यहां डिवाइडेड बाय में m रह जाएगा, तो ठीक है। इस m को भी लिख दो यहां पर अलग से, ठीक है। डिवाइडेड बाय में यहां पर m को लिख दो अलग से, इधर नए पेज पर आओ, इधर भी लिख दो m को अलग से, यहां पर हो जाएगा m इंटू में m क्या है, तो इन्होंने कहा है कि ये ऐसा आता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बताओ। तो हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 के केजी के करीब लिख दो। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो कितना बनेगा लगभग में, एक बार चेक कर लेते हैं कितना लगभग में वैल्यू बन जाएगी। तो 10.2 इंटू में, रुको मल्टीप्लाई करा लो फिर से, 10.2 मल्टीप्लाई बाय में 1.6 डिवाइडेड बाय में 3 और 4 डिवाइडेड बाय में 1.66, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.27 या 6 भी लिख सकते हो, और इनटू में 10 टू द पावर क्या बनेगी, क्या कोई पावर बची रह गई, -19 -8 और +27, 0 हो गया, बढ़िया है। यहां पर आ जाएगा v, ये क्या आया, मीटर पर सेकेंड आ गया, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो जब भी कभी हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना हो तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, देन हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हो जाएगी रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसको ऐसे नहीं करना था तो ये कह देते कि जो भी यहां पर रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है उसमें क्या होगा कि जो ये वाला पोर्शन रहता है ज्यादा से ज्यादा यहां जाता, कुछ पोर्शन जाता है वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि मास उसका ज्यादा होता है। तो उसका मास ज्यादा होने की वजह से इसमें जो ये एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। तो चाहो तो उससे भी रिलेट करके कर सकते हो, बस ऐसा उसकी कोई नीड नहीं है, इस तरह से भी किया जा सकता है, याद रखना है इसे। तो ये है पूरा प्रोसेस, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर इसके क्वेश्चन, ये ड्रॉबैक्स दिए गए, पढ़ते हैं जो क्वेश्चन अभी होल्ड किए गए थे, आओ एक बार उनको फटाफट लगा लेते हैं।
तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब देखो ये तो बोला था इसमें हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पर है, मूव कर रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, इट कोलाइड्स हेड ऑन विद हीलियम आयन इन ग्राउंड स्टेट केप्ट एट रेस्ट बट फ्री टू मूव। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के सो दैट बोथ द पार्टिकल कैन एक्साइट टू देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो सबसे पहले बात करते हैं 0, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, 12.09, एक मिनट, 12.09 और फाइनली क्या होता है 12.75 एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रोवोल्ट में एनर्जी होती हाइड्रोजन के लिए। और अगर हम बात करते हैं दूसरे हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए अभी एनर्जी गैप लिखा गया था, क्या होता है पहला तो 40.8 और 48.36। तो ये 40.8 और 48.36 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड सो ऑन ऐसा जा रहा है। इन्होंने कहा है मिनिमम एनर्जी बताओ काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम की कि दोनों अपने पहले एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। तो सोचो पहले हाइड्रोजन को एक्साइट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कहोगे 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट चाहिए, दे दो इसे। दूसरी एनर्जी कितनी चाहिए, तो 40.8 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी चाहिए। तो टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, यहां हो गया 0, यहां हो गया 50, एक 51 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी चाहिए होगी। मतलब टोटल एनर्जी जो है वो 51 वोल्ट आनी चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन है, मास m होता है। ठीक है, यहां पर हीलियम आयन है जिसका मास होता है 4m। तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस क्या आया था, अभी देखा k/5 आया था। ठीक है, तो यहां से एनर्जी जो होगी लॉस एनर्जी का वो k/5 बनेगा। और ये k/5 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, अगर k/5 ये एनर्जी लॉस जो होगा वो अगर हम 51 के बराबर कर दें तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 51 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई में 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर लिखा वो हो जाएगा 63.75 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया था ये आपको होमवर्क है, एज अ होमवर्क आपको करना पड़ेगा, होमवर्क है ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो होमवर्क है आपका, यहां पर जो दिया गया था एक और कोई क्वेश्चन था, ड्रॉबैक पढ़ लो। इट इज नॉट क्लियर एज टू व्हाई वी टेक ओनली द सर्कुलर ऑर्बिट्स नॉट इलेप्टिकल। ये सारी बातें ये नहीं बता पाते हैं कि हम सर्कुलर ऑर्बिट्स क्यों लेते हैं, इलेप्टिकल क्यों नहीं ले सकते। फिर अगला है, इन फैक्ट इलेक्ट्रॉन हैज ऑल्सो वेट प्रॉपर्टी, therefore incorrect to talk the sharply defined orbits of an electron। कह रहे हैं कि इसके पास भी वेव प्रॉपर्टी होती है, और वेव प्रॉपर्टी होती जिसकी वजह से हम ये नहीं बता सकते कि एक्चुअली वो कहां है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जैक्टली नहीं बता सकते शार्पली। अगला है, दिस थियरी इज सक्सेसफुल ओनली एक्सप्लेनिंग स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट फेल्स व्हेन अप्लाई टू द मोर कॉम्प्लेक्स एटम। मोर कॉम्प्लेक्स एटम के लिए इसे अप्लाई कर दे तो ये फेल हो जाती है। नेक्स्ट इज, दिस थियरी डज नॉट प्रेडिक्ट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। जो रिलेटिव इंटेंसिटीज होती है उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताता है। इवन इन केस ऑफ हाइड्रोजन some of the spectral lines have the fine structure, that is these lines are combination of closely packed fine lines. The theory fails to explain this spectral lines। फिर आगे कह रहे हैं, the theory cannot explain the appearance of large number of spectral lines when the source is placed under the effect of electric and magnetic field, जिसको स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट बोला जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्टार्क और जीमैन इफेक्ट को ना ही रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर पाए थे, ना ही बोहर एक्सप्लेन कर पाए। तो ये ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड की, थे बोर्स एटॉमिक थियरी के। इससे पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक थियरी पढ़ी, यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स का एटॉमिक थियरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अगला चैप्टर होगा एक्सरे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है इसको रिवाइज करें।